दोस्तों, इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यह कहानी बहुत ही डरावनी और रोमांचक है। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए अब इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला, वह बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। आर्यन की हालत ऐसी हो गई मानो वह किसी बर्फीली जगह पर जम गया हो। सामने काव्या खड़ी थी। आर्यन अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसके मन में सैकड़ों सवाल एक साथ घूम रहे थे। वह सोच रहा था, काव्या तो अभी अंदर थी, तो फिर यह सामने कौन खड़ी है? अगर यह भी काव्या है, तो अंदर जो थी वह कौन थी? मिसेज काव्या अभी दरवाजे पर कैसे खड़ी हो सकती हैं? काव्या बोली, मिस्टर आर्यन। काव्या के बार बार पुकारने पर आर्यन को जैसे होश आया। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। जी जी, मिसेज काव्या, कहते हुए आर्यन अचानक पीछे की ओर मुड़ा, यह देखने के लिए कि जो पीछे खड़ा था वह कौन है। लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन के मन में हलचल मच गई। यह कैसे हो सकता है? अभी तो मिसेज काव्या मेरे इतने पास थी कि मैंने उन्हें महसूस किया, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। आर्यन अपने ही विचारों में उलझता चला गया। यह सब क्या हो रहा है? क्या मिसेज काव्या सच में थी, या मुझे सिर्फ वहम हुआ? और अगर वहम हुआ तो वहम में भी सिर्फ वही क्यों आई? निधि क्यों नहीं आई? आर्यन ने सोचा कि मिसेज काव्या से कुछ कहने से पहले एक बार फिर सामने देख ले, लेकिन जो कुछ उसकी आंखों के सामने था उस पर उसे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था। काव्या बोली, मिस्टर आर्यन, मैं यह देखने आई थी कि आप मेरी कही हुई बातों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। खैर, मैंने आपको जो माताजी की मूर्ति दी थी, आपने उसे संभाल कर रख ली है ना? आर्यन बोला, हाँ माँ। इसे इस काव्या, मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति रख ली है, वहीं टेबल पर रखी है। यह कहते हुए आर्यन टेबल की ओर मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा वहां कोई मूर्ति नहीं थी। काव्या बोली, मिस्टर आर्यन, वहां तो कोई मूर्ति है ही नहीं। आर्यन घबरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मूर्ति वहीं रखी थी, आखिर मूर्ति गई कहां? काव्या ने शांत लहजे में कहा, कोई बात नहीं मिस्टर आर्यन, शायद आपने जल्दबाजी में घर में कहीं और रख दी होगी और आपको याद नहीं रहा। खैर, कल आपकी पत्नी और आपकी मां आ रही हैं, है ना? आर्यन बोला, जी मिसेज काव्या, कल मेरी मां और मेरी पत्नी साक्षी आ रही हैं। काव्या बोली, ठीक है मिस्टर आर्यन, मैं चलती हूं। इतना कहकर काव्या वहां से चली गई। काव्या तो चली गई, लेकिन अपने पीछे ढेर सारी पहेलियां छोड़ गई। आर्यन अब भी उन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। वह खुद से ही सवाल करता जा रहा था और जितना सोचता उतना ही और उलझता चला जाता। अगर काव्या बाहर थी तो अंदर कौन था? और अगर काव्या अंदर थी तो बाहर कौन खड़ा था? क्या मैं उनके बारे में ज्यादा सोच रहा हूं? क्या उनके यहां न होने पर भी मैंने उन्हें महसूस किया? यह सब बहुत गलत है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं और मुझे उनके बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए, वह भी एक संभ्रांत परिवार की। शादीशुदा महिला हैं। उन्होंने मुझे माताजी की मूर्ति दी थी, लेकिन वह मूर्ति गई कहां? मैंने तो मूर्ति टेबल पर ही रखी थी। तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजी। आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने छोटी सी बच्ची अन्वी खड़ी थी। आर्यन बोला, अन्वी, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो? अन्वी बोली, अंकल, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूं। ये जो काव्या आंटी है ना, जो अभी आपके घर आई थी, उनसे थोड़ा बचकर रहिएगा, थोड़ा दूर ही रहिएगा। वो आप और हमारे जैसी नहीं है। आप? अन्वी की बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया। उसने पूछा, हमारे जैसी नहीं है, इसका क्या मतलब है? अन्वी बोली, अंकल, मम्मी कहती हैं कि काव्या आंटी किसी और ही दुनिया की हैं, कहीं और से आई हैं, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। आर्यन ने अन्वी की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि बच्ची है, मां ने कुछ भी कह दिया होगा और यह उसी पर भरोसा कर रही है। अन्वी का दिल रखने के लिए आर्यन ने कहा, ठीक है बेटा, तुमने जो कहा मैं ध्यान रखूंगा। फिर बोला, थैंक यू बेटा, लेकिन इतनी रात को अकेले बाहर मत निकला करो, अपना ध्यान रखना।
अन्वी मुस्कुराई और अपने घर की तरफ चली गई। सोचते सोचते काफी समय बीत गया और आर्यन का सिर चकराने लगा। उसे याद आया कि कल माँ और साक्षी दोनों को लेने स्टेशन जाना है और आराम भी जरूरी है। यह सोचकर वह सोने चला गया। आर्यन गहरी नींद में था कि उसने महसूस किया उसके बगल में काव्या लेटी हुई हैं। उसने देखा काव्या एकटक उसे ही देखे जा रही थी। आर्यन घबरा गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसे यह सब किसी सपने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि सब कुछ बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरे पर पसीना आ गया। काव्या धीरे धीरे आर्यन के और करीब आ गईं। उनके होंठ आर्यन के होंठों के बहुत करीब थे। आर्यन के होंठ कांप रहे थे। जैसे ही उसने काव्या को धक्का दिया, वह एक झटके से नींद से उठ बैठा। आर्यन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और उठकर किचन की तरफ गया। वहां से पानी का गिलास लेकर वापस आया और बिस्तर पर बैठकर पानी पीने लगा। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, उफ, थैंक गॉड, ये तो सपना था। मैं तो सच में डर गया था। अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उसने एक किताब उठा ली और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह सूरज की किरणों ने कमरे में दस्तक दी। जब उसकी बंद आंखों पर रोशनी पड़ी तो उसने धीरे से आंखें खोली, अंगड़ाई लेते हुए उठा और कल रात के बारे में सोचकर उसे खुद पर हंसी आ गई। अरे यार, कैसा अजीब सपना था, और वो भी ऐसा सपना। उसने घड़ी की तरफ देखा। अभी सुबह ही हुई थी। माँ और साक्षी के आने में अभी समय था और स्टेशन भी यहां से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। आर्यन किचन में गया, अपने लिए कॉफी बनाई और साक्षी को फोन किया। हेलो साक्षी, तुम लोग निकल चुके हो ना? कहां तक पहुंचे हो? साक्षी बोली, हम लोग अभी रास्ते में हैं, यहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। आर्यन बोला, अच्छा ठीक है, मैं भी तैयार होकर निकलता हूं। साक्षी बोली, देखिए, देर मत करिएगा, इंतजार न करना पड़े। आर्यन हंसते हुए बोला, अरे नहीं, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। कॉफी पीकर वह फ्रेश होने गया, फिर तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। आर्यन रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। ट्रेन के आने में अभी 20 मिनट थे तो वह वहीं बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। उसके बगल में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। बुजुर्ग बोले, बेटा जरा समय बताना। आर्यन बोला, जी अंकल, अभी 10:30 बजे हैं। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुम यहाँ नए आए हो क्या? आर्यन बोला, हाँ अंकल, करीब 1 महीना हो गया है यहाँ शिफ्ट हुए। बुजुर्ग बोले, किस इलाके में रहते हो बेटा? आर्यन ने कहा, यही शहर में, धर्मशाला के पास, योल में। यह सुनते ही बुजुर्ग थोड़ा दूर हटकर बैठ गए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। आर्यन को यह सब बहुत अजीब लगा। अभी तो वह आराम से बात कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्यों किया? इसी बीच ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई। आर्यन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से बोगी की तरफ भागा। वह S4 बोगी के सामने खड़ा था, जिसमें साक्षी और उसकी माँ आ रही थीं। ट्रेन रुकते ही साक्षी और आर्यन की माँ दोनों उतर गईं। आर्यन उनके पास गया, माँ के पैर छुए, फिर सामान उठाकर बाहर की तरफ चलने का इशारा किया। तीनों स्टेशन से बाहर आए और टैक्सी लेकर घर की तरफ निकल पड़े। टैक्सी घर के गेट पर आकर रुकी। तीनों उतर गए। आर्यन टैक्सी वाले को पैसे देने के लिए अपनी दाहिनी जेब में हाथ डालता है और इधर माँ और साक्षी दोनों घर को बहुत ध्यान से देखने लगती हैं और चाबी साक्षी के हाथ में थी। साक्षी आगे बढ़ी, चाबी से घर का ताला खोला और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। तभी अचानक लाइट चली गई। माँ बोली, अब ये क्या? यहां तो आते ही लाइट चली गई। बेटा जरा मोबाइल की लाइट ऑन कर। आर्यन टैक्सी वाले को पैसे देकर बाकी बचे पैसे संभालते हुए बोला, हाँ माँ, अभी आया। आर्यन ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और तीनों लोग घर के अंदर चले गए। फिर आर्यन ने मोमबत्ती लाकर जला दी। मोमबत्ती की हिलती हुई लौ को देखकर आर्यन बोला, आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है। हवा के झोंकों से पर्दे फड़फड़ा रहे थे और बाहर पेड़ भी हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। माँ ने पूछा, यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है क्या बेटा? आर्यन बोला, नहीं माँ, आज तो दूसरी बार ही गई है। वैसे जाती तो है पर ज्यादा देर के लिए नहीं जाती। आर्यन को कुछ अजीब सा लग रहा था।
उसे हमेशा की तरह फिर वही एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। इस घर में आने के कुछ ही दिनों बाद से उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई नज़र हर वक्त उसी पर टिकी हुई है। जब भी वह इस घर के अंदर दाखिल होता, वह अनायास ही इधर उधर देखने लगता। आर्यन को ऐसा करते देख साक्षी ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? आर्यन बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। सब लोग काफी थके हुए थे, इसलिए आर्यन रास्ते से ही कुछ खाने का सामान पैक करवा लाया था। माँ और साक्षी दोनों फ्रेश होकर आ गईं। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थकान की वजह से माँ और साक्षी सोने चली गईं और आर्यन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। शाम ढल चुकी थी। थोड़ी देर बाद साक्षी घर से बाहर टहलने के लिए निकल गई। सामने मंदिर देखकर वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। वह आसपास देखते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी टक्कर काव्या से हो गई। काव्या बोली, आप मिसेज साक्षी हैं, आर्यन की वाइफ, एम आई राइट? साक्षी बोली, यस, आई एम मिस्टर आर्यन की वाइफ। काव्या बोली, कैसी हैं आप? साक्षी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दोनों की बातें करते करते कुछ देर हो गई। फिर काव्या बोली, मिसेज साक्षी, अब मुझे लगता है कि आपको घर चले जाना चाहिए। काफी देर हो गई है और इस मोहल्ले में देर तक बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। साक्षी के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसने पूछा, कैसा खतरा? काव्या ने कहा, यह हिमाचल है, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। आप अंदर चली जाइए और एक बात का ध्यान रखिए, रात को न खिड़की से बाहर देखिए, न खिड़की खोलिए और न ही किसी के लिए दरवाजा खोलिए। यहाँ कहा जाता है कि भटकती रूहें भी होती हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए इन बातों का खास ध्यान रखिए। साक्षी ने काव्या की बात को गंभीरता से लिया और चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दीं। घर पहुंचते ही साक्षी ने ये सारी बातें आर्यन को बता दीं। दोनों ने एक दूसरे को गंभीर नजरों से देखा और तय किया कि मिसेज काव्या की बातों को ध्यान में रखेंगे और रात को न खिड़की खुलेगी न दरवाजा, किसी के लिए भी नहीं। काफी रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। साक्षी मुस्कुराते हुए आर्यन के पास आई। उसे यही सही वक्त लगा यह बताने का कि उनकी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। साक्षी ने आर्यन का हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुरा दी। आर्यन समझ गया और उसने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। साक्षी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों एक साथ मुस्कुराए और आर्यन ने साक्षी को गले लगा लिया। सब लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक साक्षी को महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। पर्दे के पीछे से उसे दो आंखें दिखाई दीं, दो लाल आंखें। एक तेज चीख के साथ साक्षी की नींद टूट गई। वह पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने आर्यन को बताया कि उसने सपने में क्या देखा। आर्यन ने उसे संभाला और फिर से सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे। आखिर किसकी थीं वो लाल आंखें? उसे हमेशा क्यों लगता था कि कोई आसपास है जो उन पर नजर रखे हुए है? आर्यन साक्षी को शांत करने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे साक्षी शांत हो गई, लेकिन उसके अंदर डर और गहरा बैठ चुका था। फिर आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया और धीरे धीरे सुला दिया। कुछ देर बाद आर्यन भी सो गया। गहरी नींद में आर्यन को महसूस हुआ कि काव्या उसके पास लेटी हुई है और उसे ही देख रही है। वह पूरी नींद में था, फिर भी बहुत असहज महसूस कर रहा था। काव्या धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी। उसकी आंखें सिर्फ आर्यन पर टिकी हुई थीं और आर्यन की आंखें भी जैसे उसी पर जमी हुई थीं। आर्यन की सांसें तेज होने लगीं और उसके शरीर पर पसीना आने लगा। काव्या और पास आ गई। अब वह इतनी करीब थी कि दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस कर सकते थे। तभी आर्यन को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। वह आवाज काव्या के मुंह से आवाज लगा था। काव्या के मुंह से आवाज रही थी, जैसे उसे कोई ऐसी चीज मिल गई हो
जिसे वह बहुत समय से चाह रही हो, जैसे आज उसकी किसी गहरी चाहत की तृप्ति होने वाली हो। आर्यन नींद से उठना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों वह हिल भी नहीं पा रहा था। काव्या और करीब आ गई। अब उसकी सांस आर्यन की गर्दन के पास महसूस होने लगी। काव्या ने उसके गले पर हाथ फेरा और अपने होंठ आर्यन की गर्दन पर रख दिए। जैसे ही काव्या ने अपने होंठ हटाए, आर्यन की नींद टूट गई। वह बहुत असहज था, पसीने से भीगा हुआ, और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे अपनी गर्दन पर जलन और दर्द सा महसूस हुआ। अनायास ही उसका हाथ अपने गले पर गया। जब उसने हाथ हटाकर देखा तो उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। यह देखकर आर्यन घबरा गया। वह एक झटके में उठा, लाइट जलाई और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर एक ताजा घाव बना हुआ है और वहां तेज जलन भी हो रही थी। वह सोचने लगा, यह घाव आखिर आया कहां से? उसे तो कोई चोट नहीं लगी थी। यह निशान उसे कल भी हल्का सा महसूस हुआ था, लेकिन आज अचानक यह इतना गहरा कैसे हो गया? तभी उसे अपने सपने की याद आई, जब काव्या उसके पास आई थी और इसी जगह उसने अपने होंठ रखे थे। आर्यन गहरे सोच में पड़ गया। उसे अन्वी की बात भी याद आने लगी। क्या अन्वी सही कह रही थी? क्या काव्या कोई साधारण इंसान नहीं है? क्या वह हम लोगों जैसी नहीं है? क्या वह कुछ और ही है, या फिर इंसान होते हुए भी किसी काले साए की ताकतों का सहारा लेती है ताकि कुछ हासिल कर सके? इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ आर्यन था कि उसने देखा साक्षी की सांसें अचानक तेज हो गई हैं और उसके माथे पर पसीना आ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भयानक सपना देख रही हो। आर्यन ने साक्षी को झकझोरा, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। उसकी सांसें और तेज हो गईं और फिर अचानक एक चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। साक्षी हाँफ रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज थीं और चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। वह आर्यन को घूर कर देख रही थी और आर्यन उसके चेहरे का डर साफ समझ पा रहा था। आर्यन ने कुछ पूछने से पहले उसे शांत करने की कोशिश की। उसे याद था कि साक्षी गर्भवती है और इस तरह के डरावने सपने उसके और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं हैं। जब साक्षी कुछ शांत हुई, तब आर्यन ने पूछा, साक्षी, क्या हो गया था? तुमने ऐसा क्या देख लिया? यह सुनते ही साक्षी ने आर्यन को कसकर गले लगा लिया। वह अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। कुछ देर बाद जब वह थोड़ी संभली, तब उसने बताना शुरू किया कि उसने सपने में क्या देखा था। साक्षी बोली, मैंने सपने में देखा कि मैं एक अंधेरे कमरे में हूं। वहां एक लड़की बैठी हुई है। मैं उससे पूछ रही हूं, कौन हो तुम, कौन हो तुम? लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके पास से कुछ चबाने जैसी आवाज आ रही थी, बहुत अजीब सी आवाज, और बहुत तेज बदबू भी थी, जैसे खून की गंध हो। इसलिए मैं आगे बढ़कर देखने लगी। सपने में भी मुझे लग रहा था कि यह सब सच में मेरे सामने हो रहा है। आर्यन ने उसे शांत करते हुए पूछा, फिर आगे क्या हुआ? साक्षी ने कांपती आवाज में कहा, फिर मैंने देखा कि वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। जब वह मेरी तरफ मुड़ी तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिल्कुल अमावस्या की रात की तरह। उनमें पुतली भी नहीं दिख रही थी। उसके होंठों पर ताजा खून लगा था जो टपक रहा था। उसके दांतों पर भी खून लगा हुआ था। उसकी आंखों से काली स्याही जैसी चीज गिर रही थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके एक हाथ में बच्चे का धड़ था और दूसरे हाथ में बच्चे का सिर, और वह उसे चबा चबा कर खा रही थी। यह सब सुनकर आर्यन को बहुत अजीब भी लगा और बहुत डर भी लग गया, क्योंकि उसकी अपनी नींद भी कोई साधारण नींद नहीं थी, और जो कुछ उसके साथ हो रहा था वह भी अब किसी बड़े और खतरनाक रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। आर्यन को भी अजीब अजीब सपने आने लगे थे जब से वह इस घर में रहने आया था। उसने साक्षी से पूछा, तुमने सपने में जिस लड़की को देखा, क्या वह काव्या जैसी दिखती थी जिससे मैं बात करता हूं? साक्षी बोली, नहीं, वह मिसेज काव्या नहीं थी। वह कोई और ही थी जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। अनायास ही आर्यन के मुंह से अन्वी का नाम निकल गया। वह बोला, शायद अन्वी सही कह रही थी। फिर वह मन ही मन सोचने लगा, काव्या कोई साधारण औरत नहीं है। या तो वह किसी काले जादू का इस्तेमाल कर रही है,
या फिर इस घर पर ही कुछ किया हुआ है। जब से मैं यहां आया हूं एक भी सुकून की रात नहीं बीती। अन्वी का नाम सुनकर साक्षी ने पूछा, ये अन्वी कौन है? आर्यन ने कहा, हमारे पड़ोसी हैं, मिस्टर और मिसेज खन्ना, उन्हीं की बेटी है अन्वी। साक्षी मन ही मन सोचने लगी, आर्यन किन लोगों की बात कर रहा है? कौन मिस्टर और मिसेज खन्ना, कौन अन्वी? मैं तो अब तक किसी से मिली भी नहीं हूं। अब दोनों की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। देखते देखते सुबह हो गई। साक्षी सुबह उठकर फ्रेश हुई और घर के काम में लग गई। इधर आर्यन भी ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। नाश्ता करके वह ऑफिस के लिए निकल गया। अब घर पर साक्षी अकेली थी। माँ साथ थी, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से जल्दी थक जाती थीं और अक्सर आराम करती रहती थीं। साक्षी माँ का काम निपटाकर कुछ देर फुर्सत में बैठी ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी ने दरवाजा खोला तो सामने मिसेज काव्या खड़ी थीं। साक्षी बोली, अरे आप काव्या जी, आइए आइए। मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, आप आई हैं तो अच्छा लगा। काव्या मुस्कुराते हुए अंदर आ गईं और बोलीं, आपके आने से मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी बात करने के लिए कोई मिल गया। दोनों हल्के से हंस पड़ीं। साक्षी चाय बनाने चली गई। चाय लेकर आई तो बातें शुरू हो गईं। साक्षी ने पूछा, हम तो यहाँ नए नए आए हैं, आपको यहाँ आए कितना वक्त हो गया? काव्या बोली, करीब 2 साल हो गए। साक्षी बोली, काफी समय हो गया आपको। आपके पति कहाँ हैं और वह क्या करते हैं? काव्या ने कहा, मेरे पति भी मेरी तरह ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। हम लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां कुछ अजीब घटनाओं की अफवाहें होती हैं। साक्षी बोली, तो क्या आपने इस जगह के बारे में भी कुछ सुना है? काव्या बोली, यहाँ के बारे में तो खास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पति को भानगढ़ में डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफर मिला है तो वह वहीं गए हुए हैं। साक्षी बोली, भानगढ़, वही राजस्थान वाला जहां राजकुमारी और तांत्रिक वाली कहानी जुड़ी है? काव्या बोली, हाँ, लोग तो यही कहते हैं। वहां बोर्ड भी लगा है कि शाम के बाद रुकना मना है, सुबह से शाम तक ही जाना ठीक है। उसके बाद वहां रुकना कानूनी तौर पर भी गलत माना जाता है। साक्षी थोड़ी रोमांचित होकर बोली, सुनने में तो बहुत डरावना और दिलचस्प लग रहा है, आपको डर नहीं लगता? काव्या बोली, डर तो लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब चीजें खींचती भी हैं। फिर साक्षी ने पूछा, एक बात बताइए, क्या हमारे बगल में अन्वी नाम की कोई लड़की रहती है? आर्यन उसके बारे में बात कर रहे थे। काव्या हैरान होकर बोली, अन्वी? आपके बगल में? यहां तो पूरे मोहल्ले में अन्वी नाम की कोई लड़की नहीं रहती, और आपके बगल वाला घर तो काफी समय से बंद पड़ा है, वहां हमेशा ताला लगा रहता है। साक्षी बोली, तो फिर आर्यन किस अन्वी की बात कर रहे थे? कुछ देर बाद काव्या वहां से चली गई। साक्षी अपने काम में लग गई और मां के साथ समय बिताने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और आर्यन के घर आने का वक्त हो गया। आर्यन के आने से कुछ देर पहले ही साक्षी ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर लिया और चाय भी बना ली। आर्यन आया, तीनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और चाय पी। बातों बातों में साक्षी ने कहा, आज काव्या जी आई थी, हम दोनों में काफी बातें हुई। काव्या का नाम सुनते ही आर्यन के मन में गुस्सा सा उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, काव्या हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हैं, आखिर चाहती क्या हैं? थोड़ी देर बाद साक्षी ने कहा, मैं अभी आती हूं। आर्यन ने पूछा, कहां जा रही हो? साक्षी बोली, काव्या जी अपना कुछ सामान भूल गई थी, वही लौटाने जा रही हूं। कहकर वह मुस्कुराती हुई निकल गई। आर्यन उसे रोकना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों रोक नहीं पाया। वह बस खड़ा होकर साक्षी को काव्या के घर में जाते हुए देखता रहा। साक्षी ने घंटी बजाई। काव्या ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। अरे साक्षी जी, आइए। साक्षी अंदर गई तो देखा कि घर में हल्का अंधेरा था। मोमबत्तियां जल रही थीं, भगवान की तस्वीरें लगी थीं और कई सारी किताबें रखी हुई थीं। घर बहुत सलीके से सजा हुआ था। साक्षी के मुंह से निकल गया, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। काव्या ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और बैठने को कहा। साक्षी बैठ गई और सामान लौटा दिया। थोड़ी बातचीत के बाद काव्या बोली, बुरा मत मानिए, लेकिन अब आपको घर जाना चाहिए,
शाम का वक्त यहाँ ठीक नहीं होता। साक्षी ने हामी भरी और अपने घर के लिए निकल गई। इधर आर्यन घर में बेचैनी से टहल रहा था। अब 3 घंटे बीत चुके थे और बाहर काफी अंधेरा हो गया था। वह काव्या के घर की तरफ चला गया। वहां हल्की रोशनी दिख रही थी। आर्यन ने घंटी बजाई और बोला, काव्या जी, साक्षी को बुला दीजिए। काव्या हैरान होकर बोली, साक्षी जी तो काफी देर पहले ही यहां से चली गई थीं। क्या वह अब तक घर नहीं पहुंची? आर्यन घबरा गया। हमारा घर तो सामने ही है, वह कहां जा सकती है? काव्या बोली, अगर वह यहां होती तो मैं आपको जरूर बताती। आर्यन सोच में पड़ गया। बिना किसी सबूत के वह काव्या पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता था। इधर घर में उसकी मां सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। वह उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उधर आर्यन हताश मन से घर की तरफ लौटा तो देखा कि साक्षी घर में ही मौजूद थी। वह चौंक गया और सोचने लगा, साक्षी कब आई? मुझे तो दिखाई ही नहीं दी। मैं तो काफी देर से बाहर ही खड़ा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के पास गिरी हुई मां पर पड़ी। आर्यन चिल्लाते हुए उनके पास भागा। मां उठ नहीं पा रही थी। उसने उन्हें अपने हाथों में उठाया और उनके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मां की हालत देखकर आर्यन घबरा गया। उसने तुरंत अस्पताल फोन किया। हेलो, मैं आर्यन बोल रहा हूं। मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट चाहिए, बहुत अर्जेंट है। हॉस्पिटल से उसे तुरंत आने को कहा गया। आर्यन मां को लेकर अस्पताल पहुंच गया। साक्षी भी साथ थी। मां को जांच के लिए अंदर भेज दिया गया। अब आर्यन बेचैनी से बाहर बैठा था और उसके मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि डॉक्टर क्या बताएंगे और क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी बहुत बड़े खतरे की शुरुआत। और दूसरी परेशानी यह थी कि साक्षी कब आई। यह आर्यन को समझ ही नहीं आया। साक्षी वहीं खड़ी थी। आर्यन ने साक्षी से पूछा, तुम कहां गई थी? साक्षी बोली, कहां गई थी मतलब? आपको बताकर गई थी ना, काव्या जी के पास। आर्यन ने कहा, तुम वहां से कब वापस आई? साक्षी बोली, मैंने देखा कि आप किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं अंदर आ गई। आर्यन बोला, वह तो ठीक है, लेकिन जब मां सीढ़ियों से गिर गईं, तब तुमने उन्हें उठाया भी नहीं। साक्षी बोली, मुझे सच में पता ही नहीं चला कि मां कब गिरी। आर्यन गुस्से में बोला, कमाल करती हो, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें आवाज तक नहीं आई। फिर आर्यन चुप हो गया और बोला, छोड़ो, पहले मां को देख लेते हैं। मां को देखने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने आर्यन को बताया कि आपकी मां को पैरालिसिस अटैक हुआ है। यह सुनकर आर्यन हैरान रह गया और घबरा भी गया। मां को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया था। आर्यन ने इलाज के पैसे जमा किए। इसके बाद आर्यन और साक्षी घर की ओर लौट आए। काफी रात हो चुकी थी। साक्षी ने खाना बना लिया था। दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर सोने चले गए। कुछ ही देर में आर्यन गहरी नींद में चला गया। सपने में उसने साक्षी को देखा। साक्षी अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी दोनों बाहें आर्यन की ओर फैली हुई थीं। वह बहुत डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे बचा लीजिए आर्यन, मुझे बचा लीजिए। तभी अचानक वह बहुत तेजी से पीछे की ओर अंधेरे में खिंचती चली गई, जैसे कोई उसे पीछे से घस डीट रहा हो। अंधेरे में जाते जाते वह अचानक गायब हो गई। यह देखकर आर्यन घबरा गया और उसी वक्त उसकी नींद टूट गई। जैसे ही आंख खुली, उसकी सांस अटक गई, क्योंकि उसके पास साक्षी लेटी हुई थी। लेकिन घबराने की वजह यह नहीं थी कि साक्षी वहां थी, बल्कि जिस तरह से वह लेटकर आर्यन को घूर रही थी, वही डराने वाला था। आर्यन को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने काव्या को भी सपने में इसी तरह खुद को देखते हुए देखा था। आर्यन ने झटके से सिर हिलाया, जैसे वह अपने दिमाग से काव्या का ख्याल निकालना चाहता हो। खुद को संभालते हुए आर्यन ने साक्षी से पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही? साक्षी धीरे धीरे आर्यन के करीब आने लगी। आर्यन को बहुत अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा नहीं था कि वह पहले कभी पास नहीं आई थी, लेकिन इस बार उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने जो है
वह साक्षी जैसी दिख तो रही है, लेकिन उसका एहसास साक्षी जैसा नहीं है। साक्षी आगे बढ़ती रही और आर्यन पीछे हटता गया। आखिर उसने साक्षी से कहा कि सो जाओ, सुबह बात करेंगे। साक्षी बिना कुछ बोले मुंह फेर कर लेट गई। आर्यन दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया और बैठे बैठे थकान के कारण वहीं उसे नींद आ गई। फिर आर्यन ने खुद को हॉस्पिटल में खड़ा पाया। वह मां के वार्ड के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर मां को देखकर कुछ बात कर चुके थे और उसे मिलने की इजाजत नहीं दी थी। तभी आर्यन ने देखा कि अंदर कोई काली सी परछाई मां का गला दबा रही है। वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। बस मां का दम घुट रहा था और उनकी सांसें तेज चल रही थीं। आर्यन कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ा हुआ था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसकी नींद फिर टूट गई। आर्यन पूरा पसीने से भीग चुका था। तभी उसे घर में किसी अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। उसने गौर किया तो वह बदबू खून जैसी लग रही थी। उसके मन में सबसे पहले साक्षी का ख्याल आया। वह मन ही मन बोला, साक्षी ठीक तो है ना? वह दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया, लेकिन साक्षी वहां नहीं थी। अब उसकी हालत और खराब हो गई। वह पूरे घर में साक्षी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर किचन की तरफ गई। किचन की ओर बढ़ते ही बदबू और तेज हो गई। दरवाजे पर पहुंचते ही आर्यन सन्न रह गया। उसने देखा कि एक परछाई वहां बैठकर एक चूहे को कच्चा खा रही थी। अंधेरे में बस उसकी आंखें और दांत चमक रहे थे, जिन पर खून लगा हुआ था। उसके हाथ में चूहे का शरीर था, जिससे खून टपक रहा था। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके मन में ख्याल आया कि यह साक्षी ही है, क्योंकि घर में उसके और साक्षी के अलावा कोई और था ही नहीं। डर के मारे आर्यन किचन से भाग गया। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा और कई बार उल्टी भी हो गई। उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि साक्षी मांस तक नहीं खाती, फिर वह चूहा कैसे खा सकती है। यही सोचकर उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। तभी उसकी नजर फिर अपने कमरे पर गई और उसकी आंखें फटी रह गईं। साक्षी वहां आराम से सो रही थी। अगर साक्षी यहां है तो किचन में वह कौन था? और अगर वह साक्षी ही थी तो इतनी जल्दी यहां आकर सो कैसे गई? आर्यन का सिर चकराने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने सपने में मां को दम घुटते देखा था। घबराकर उसने तुरंत हॉस्पिटल फोन किया। वहां से बताया गया कि हां, आपकी मां को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, लेकिन अब हालत बेहतर है। यह सुनकर आर्यन ने राहत की सांस ली। सुबह हो चुकी थी। घर के हालात आर्यन को अंदर से तोड़ रहे थे। वह फ्रेश होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस की टेंशन अलग थी और घर की घटनाएं अलग। उसे लगने लगा था कि वह साक्षी के साथ नहीं, बल्कि किसी और के साथ रह रहा है। दिन भर उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है? काव्या कौन है? साक्षी वैसी क्यों नहीं लगती? और क्या इन सब के पीछे काव्या का कोई हाथ है? शाम को जब वह ऑफिस से लौटा और पानी पीने ही वाला था, तभी हॉस्पिटल से फोन आया। उधर से कहा गया, क्या मैं मिस्टर आर्यन से बात कर रही हूं? आर्यन ने कहा, हाँ बोलिए। कहा गया, आप बिना देर किए तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। आपकी मां जो रूम नंबर 103 में भर्ती थी, आज उनकी डेथ हो गई है। यह सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांस रुक सी गई। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। साक्षी उसे चुप कराने लगी। दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और बॉडी रिसीव की। डॉक्टर ने बताया कि सांस रुकने से दिल पर बहुत दबाव पड़ा और दम घुटने व हार्ट अटैक से डेथ हो गई। आर्यन को अपना सपना याद आ गया। उसने सपने में यही देखा था। वह अंदर तक कांप गया। उसके दिमाग में अब एक ही सवाल था, जो सपना मां के साथ सच हुआ, क्या वही साक्षी के साथ भी होने वाला है, जो उसके साथ रह रही है? क्या वह सच में साक्षी है या कोई और? मां का अंतिम संस्कार जल्दी ही कर दिया गया। ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे। योल धर्मशाला के पास उस छोटे से इलाके में अब आर्यन और साक्षी ही रह गए थे। मां के जाने के बाद आर्यन बहुत टूट गया। उसे हर समय लगता
कि माँ अभी आवाज देंगी और कहेंगी, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है, आ यहाँ बैठ जा। उसे अब समझ आ रहा था कि जब तक माँ साथ थी वह उनके प्यार की कीमत नहीं समझ पाया। आर्यन को यह भी अजीब लग रहा था कि माँ का अचानक गिरना, फिर पैरालिसिस अटैक और कुछ ही दिनों में डेथ, यह सब बहुत जल्दी हो गया, जबकि माँ को कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। उसे सब कुछ किसी गहरी साजिश जैसा लगने लगा। साक्षी सामने होती फिर भी उसे अजनबी जैसी लगती। इस समय आर्यन खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके गले पर जो घाव था उसके लिए डॉक्टर ने दवाइयां दी थीं। 1 हफ्ते से दवा खा रहा था, लेकिन घाव में कोई सुधार नहीं था। जलन और दर्द दोनों बने हुए थे। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि उसके साथ रहने वाली औरत उसकी पत्नी है या कोई और रूप धारण किए हुए है। आखिरकार आर्यन ने तय किया कि जिस आदमी ने उसे यह घर दिलवाया था उसी से पूछना चाहिए। वह आदमी था हरविंदर सिंह, जो प्रॉपर्टी डीलर था और योल इलाके में ही रहता था। आर्यन ने बिना देर किए उसे फोन लगाया और कहा, हेलो हरविंदर जी, मैं आर्यन बोल रहा हूं, क्या आपसे कुछ जरूरी बात पूछ सकता हूं। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई, जी हां आर्यन जी, कहिए क्या बात है। आर्यन ने कहा, हरविंदर जी, जो घर आपने मुझे दिलवाया था उसके बारे में मुझे कुछ और जानकारी चाहिए थी, क्या आप उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं। हरविंदर कुछ पल के लिए चुप हो गए। फोन पर सन्नाटा सा छा गया। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आर्यन जी, इस इलाके के बारे में कुछ बातें सुनी जरूर हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वे सच हैं। बस अफवाहें हैं कि कुछ साल पहले यहां से एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद और भी कुछ लोग लापता हुए, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। आर्यन ने घबराए हुए स्वर में पूछा, उस लड़की का नाम क्या था। हरविंदर ने कहा, नाम तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, बस लोग बातें करते रहते हैं। आर्यन ने फोन काट दिया, लेकिन उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई। अब उसका दिमाग और ज्यादा उलझ चुका था। उसे सब कुछ अजीब और डरावना लगने लगा था। एक दिन जब बहुत ठंडी रात थी, आर्यन का मन घर में नहीं लगा और वह बाहर टहलने निकल गया। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात काव्या से हो गई। काव्या ने उसे देखकर कहा, आर्यन जी, इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि यहां रात में बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, कोई खतरा नहीं है, आप खुद को मुझसे दूर रखिए। काव्या ने उसकी बात को अनसुना किया और पूछा, साक्षी जी कैसी हैं। आर्यन ने बिना मन के जवाब दिया, वह ठीक है, आप हमसे दूर ही रहिए। काव्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी नजर आर्यन की गर्दन पर गई। उसने धीरे से पूछा, आपकी गर्दन पर यह घाव कैसा है, आप इसका इलाज करवा रहे हैं ना। आर्यन ने कहा, कुछ नहीं, मामूली सा जख्म है, दवा ले रहा हूं, ठीक हो जाएगा। काव्या ने गंभीर होकर कहा, यह घाव मामूली नहीं है, यह किसी और वजह से हुआ है। मैंने जो बात आपको पहले समझाने की कोशिश की थी, यह उसी का नतीजा है। अब आर्यन को काव्या की बातें और भी उलझी हुई लगने लगी थीं। काव्या ने उससे कहा कि वह उसके साथ उसके घर चले, वहां वह सब कुछ विस्तार से बताएगी। आर्यन चाहकर भी मना नहीं कर पाया और काव्या के साथ उसके घर चला गया। काव्या का घर हल्की पीली रोशनी में डूबा हुआ था। दीवारों पर कई देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां लगी हुई थीं। एक तरफ अलमारी में मोटी मोटी पुरानी किताबें सजी थीं, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। आर्यन ने हैरानी से कहा, काव्या जी, आपका घर तो बहुत अलग है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप असल में करती क्या हैं। काव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आर्यन जी, मुझे भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों के बारे में रिसर्च करना पसंद है। मैं इन सब पर अध्ययन करती हूं, लेकिन मेरा मकसद कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं रहा। फिर काव्या ने गंभीर होते हुए कहा, मैं काफी समय से इस इलाके में लोगों के गायब होने की वजह जानने की कोशिश कर रही हूं। यहां से जो लोग लापता होते हैं उनकी लाश तक नहीं मिलती, और अगर कभी कुछ मिलता भी है तो शरीर पूरी तरह से खराब हालत में होता है,
खून गायब होता है और मांस तक नहीं बचता। यह सब सुनकर आर्यन घबरा गया और बोला, लेकिन काव्या जी, आपने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया? काव्या ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप डर जाएं, और सच बताऊं तो यह सब जानना खुद आपकी जान के लिए खतरा बन सकता था। आर्यन ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, और जो अन्वी थी, जो अक्सर मुझे टोका करती थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? काव्या ने चौंकते हुए पूछा, अन्वी, यह कौन है? आर्यन ने कहा, वही लड़की जो हमारे पड़ोस में रहती थी। उसने मुझे बताया था कि उसका असली नाम अनामिका है और उसकी उम्र 16 या 17 साल के आसपास है। यह सुनते ही काव्या की आंखें फैल गईं। वह घबराकर बोली, अनामिका वही लड़की थी जो सालों पहले यहां से गायब हुई थी। अगर तुम कह रहे हो कि वह अन्वी बनकर तुम्हारे सामने आती थी, तो इसका मतलब है कि वह अब पिशाचिनी बन चुकी है और तुम उसका अगला शिकार हो सकते हो। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए बोला, क्या यह सच है? काव्या जी, काव्या ने धीमे लेकिन पक्के स्वर में कहा, हाँ आर्यन जी, अनामिका अब इंसान नहीं रही। वह एक खतरनाक शक्ति में बदल चुकी है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फिर काव्या ने एक मोटी किताब खोली और पढ़ने लगी। उसने बताया कि पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए कई बलियां दी जाती हैं। अगर साधना अधूरी रह जाए तो वह आत्मा भटकने लगती है और उसे जिंदा रहने के लिए खून और कच्चा मांस चाहिए होता है। वह इंसानों का शिकार करती है, लेकिन अपना रूप सुंदर बनाए रखती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह धीरे धीरे अपने शिकार को अपने वश में कर लेती है और सही समय आने पर उस पर हमला करती है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि क्या वह इस खतरनाक ताकत से बच पाएगा। काव्या ने कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि वह तुम्हें सीधे क्यों नहीं मार रही थी। वह तुम्हारे घर में पहले ही अपनी जगह बना चुकी है। आर्यन घबराकर बोला, आपका मतलब क्या है? काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन जी, आपके घर में जो है वह आपकी पत्नी साक्षी नहीं है, वह अनामिका है जो उसका रूप धारण करके आपके साथ रह रही है। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोला, तो फिर हम क्या करेंगे? काव्या ने कहा, हमें तुरंत अनामिका के घर जाना होगा, वहीं से हमें सच्चाई का पता चलेगा। काव्या ने गंगाजल निकाला, एक सुरक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधा और माता का लॉकेट पहना। फिर उसने वही सब आर्यन को भी पहनने के लिए दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आर्यन जी, हनुमान चालीसा आती है आपको? आर्यन ने घबराकर कहा, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? काव्या बोली, जरूरत पड़ सकती है। दोनों अनामिका के घर पहुंचे। वहां ताला लगा हुआ था। काव्या इधर उधर देखने लगी। आर्यन ने पूछा, आप क्या ढूंढ रही हैं? काव्या बोली, ताला तोड़ने के लिए कुछ चाहिए। आर्यन ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और ताले पर मारने ही वाला था कि अचानक तेज आंधी चलने लगी। घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाजें आने लगी। काव्या ने कहा, यह उसकी चाल है, वह नहीं चाहती कि हम अंदर जाएं। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ी अनामिका का विकृत चेहरा देखकर आर्यन वहीं बेहोश हो गया। काव्या ने उसे होश में लाया और दोनों अंदर गए। घर में चारों तरफ धूल जमी हुई थी, जैसे कोई सालों से यहां नहीं आया हो। दीवार पर लगी एक तस्वीर देखकर आर्यन कांप गया। वह बोला, यही वही लड़की है जिससे मैं अन्वी बनकर मिलता था। काव्या को भी याद आया कि उसने इसी परिवार के गायब होने की खबर अखबार में पढ़ी थी। अचानक फिर से तेज हवा चली और अनामिका सामने प्रकट हो गई। वह डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, मैं अन्वी नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे तुम पहचान नहीं पाए। काव्या ने उस पर गंगा जल फेंका। अनामिका चीखने लगी और उसका शरीर जलने लगा। कुछ ही पल में वह गायब हो गई। काव्या ने कहा, अब हमें यह जानना होगा कि उसके साथ असल में हुआ क्या था, तभी हम उसे पूरी तरह रोक पाएंगे। आर्यन कांपती आवाज में बोला, लेकिन काव्या जी, मेरी साक्षी का क्या होगा? काव्या ने गंभीर होकर कहा, जो तुम्हारे घर पर है वह साक्षी नहीं है, वह अनामिका है। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया
तो अगला शिकार तुम हो सकते हो। आर्यन घर की दिशा में देखने लगा, जहां उसे अब डर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आर्यन को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसे लगता है कि साक्षी की आवाज है। वह घबराकर उस दिशा में दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है, साक्षी वहां से गायब हो चुकी होती है। आर्यन पूरी तरह टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी गहरे दलदल में फंसता जा रहा है। तभी काव्या उसे संभालते हुए कहती है, नहीं आर्यन जी, वह आपकी पत्नी नहीं थी, वह अनामिका थी जो साक्षी का रूप लेकर आपको भ्रमित कर रही है। यह सुनकर आर्यन फिर से बिखर जाता है, लेकिन काव्या की आंखों में झांककर वह खुद को संभालते हुए कहता है, क्या आप मेरी पत्नी को बचा सकती हैं? काव्या पूरे विश्वास के साथ कहती है, हम उसे जरूर बचाएंगे आर्यन जी, हम दोनों मिलकर साक्षी को वापस लाएंगे। आर्यन के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी रेखा दिखाई देती है, लेकिन काव्या के मन में खुद भी कई सवाल उठ रहे थे कि क्या वे सच में साक्षी को बचा पाएंगे। काव्या कहती है, हमें अनामिका के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटानी होगी, तभी हम उसे हराने की ताकत पा सकेंगे। आर्यन गहरी सोच में डूब जाता है, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ एक ही थी, अपनी पत्नी को बचाना और उसे अनामिका के चंगुल से निकालना। मां को खोने के बाद अब उसे साक्षी को खोने का डर और भी ज्यादा सताने लगा था। यही वजह थी कि वह काव्या के साथ अनामिका के बारे में सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गया था। काव्या ने कहा, आर्यन जी, हमें सड़क के उस तरफ के घरों से पूछताछ शुरू करनी चाहिए। वहां सिर्फ आपका और अनामिका का घर है, बाकी घरों में लोग रहते हैं, शायद किसी को कुछ पता हो। आर्यन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों पहले घर के सामने पहुंचे और दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पल बाद एक महिला ने दरवाजा खोला। काव्या ने शालीनता से कहा, नमस्ते, मेरा नाम काव्या है और यह आर्यन है। हम यहाँ कुछ जानकारी लेने आए हैं। अगर आप मदद कर सकें तो क्या आप अनामिका को जानती हैं? महिला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, इतना पता है कि यहां से कुछ साल पहले एक लड़की लापता हो गई थी। उसका नाम अनामिका था, लेकिन हमें यहां आए 4 साल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने उसके बारे में कुछ खास नहीं सुना। काव्या ने धन्यवाद कहा और बाहर आकर आर्यन से बोली, यहां से ज्यादा कुछ पता नहीं चला, हमें आगे और पूछना होगा। दोनों दूसरे घर पहुंचे और घंटी बजाई। इस बार दरवाजा एक लगभग 45 साल की महिला ने खोला। काव्या ने नम्रता से कहा, नमस्ते आंटी, मेरा नाम काव्या है और यह आर्यन है। हम अनामिका के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। यह सुनते ही महिला का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा, फिर पानी और कुछ खाने का सामान रख दिया। पंजाबी लहजे में वह बोली, पुत्र, तुम सही जगह आए हो। मैं अनामिका को जानती थी। जब मैं यहां आई थी तब वह करीब 10 साल की थी। वह बहुत प्यारी और हंसमुख बच्ची थी, अक्सर मेरी बेटी के साथ खेलती थी। मुझे कभी नहीं लगा कि वह किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 1 महीने बाद पुलिस ने उसे मृत मान लिया और उसके कुछ समय बाद उसका पूरा परिवार भी यहां से चला गया। फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। काव्या ने पूछा, क्या आपने कभी उसके व्यवहार में कुछ अजीब देखा था या कभी ऐसा लगा हो कि वह परेशान है? महिला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, वह तो बिल्कुल सामान्य बच्ची थी, बस खेलना और हंसना जानती थी। काव्या और आर्यन ने धन्यवाद कहा और वहां से निकल आए। बाहर आकर काव्या बोली, अब तक हमें सिर्फ यह पता चला है कि अनामिका एक अच्छी बच्ची थी, लेकिन उसके साथ असल में हुआ क्या, यह अब भी एक रहस्य है। जरूर उसकी मौत से जुड़ा कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। आर्यन ने बेचैनी से पूछा, अब हमें आगे क्या करना चाहिए काव्या जी? काव्या ने कुछ सोचकर कहा, अब हमें किसी सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना होगा, वही हमें सही रास्ता बता सकता है। इतना कहकर काव्या
फिर से उसी आंटी के घर की ओर मुड़ी और घंटी बजाई। दरवाजा खुलते ही काव्या बोली, माफ कीजिएगा आंटी, आपको फिर से परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं जो तांत्रिक विद्या जानता हो? महिला ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, किसी सिद्ध तांत्रिक को तो नहीं जानती, लेकिन इस इलाके के पास की पहाड़ियों में कई साधु और तांत्रिक रहते हैं जो साधना करते हैं। काव्या ने बाहर आकर आर्यन से कहा, हमें ऐसे ही किसी तांत्रिक की जरूरत है जो पिशाचिनी से निपटने का तरीका जानता हो। आर्यन ने घबराकर पूछा, लेकिन हम ऐसे तांत्रिक को ढूंढेंगे कैसे? काव्या ने दूर पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, वह पहाड़ी देख रहे हैं, वही जगह है जहां अक्सर तांत्रिक और साधु रहते हैं। दिन में वहां पर्यटक जाते हैं, लेकिन रात को वहां साधना होती है। हमें पहले किसी गाइड से जानकारी लेनी होगी। आर्यन ने कहा, अगर कोई मेरे साथ होगा तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। काव्या ने फोन करके अपने जानने वाले आशीष को बुला लिया और कहा कि वह आर्यन के साथ पहाड़ी की ओर जाएगा। तय हुआ कि दोनों अगले दिन सुबह निकलेंगे। अगली सुबह हल्की धूप फैल चुकी थी। आर्यन और आशीष ने जरूरी सामान एक बैग में रखा और काव्या को बताकर निकल पड़े। उन्होंने पहले गाड़ी किराए पर लेने का फैसला किया। वहां एक गाड़ी के पास एक गाइड खड़ा था, जिसने उनकी बातें सुन ली और खुद ही आगे आकर बोला कि वह उन्हें पहाड़ी की सैर करवा देगा। गाड़ी चल पड़ी और रास्ते में गाइड मुस्कुराते हुए बोला कि यह इलाका बहुत खूबसूरत है और यहाँ एक पुराना शिव मंदिर भी है। आशीष ने उससे पूछा कि वह कब से गाइड का काम कर रहा है। गाइड ने बताया कि वह योल का ही रहने वाला है और बचपन से यही काम करता आ रहा है। फिर आशीष ने पूछा कि क्या यहाँ घना जंगल भी है। गाइड ने गंभीर होकर कहा कि जंगल बहुत खतरनाक है और वहां कई साधु और तांत्रिक रहते हैं जो आम लोगों से दूर रहते हैं। आशीष ने साफ कहा कि उन्हें उसी जंगल में जाना है क्योंकि उन्हें वहां किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उनकी मदद कर सके। गाइड ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि वह उन्हें वहां ले जाएगा, लेकिन गाड़ी वाले को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। करीब 3 घंटे बाद गाड़ी एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती और उन्हें कुछ दूरी पैदल चलना होगा। तीनों पैदल चलने लगे। रास्ते में गाइड ने पूछा कि वे जंगल में क्यों जाना चाहते हैं। आशीष ने बताया कि आर्यन की पत्नी और होने वाला बच्चा एक खतरनाक शक्ति के कब्जे में है और वे उन्हें बचाने के लिए किसी सिद्ध तांत्रिक की तलाश में हैं। गाइड ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, तुम सही जगह आए हो, यहां तुम्हारी मदद जरूर होगी। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को किसी भी हालत में बचाना चाहता हूं। गाइड ने कहा, हमारे यहां एक बाबा हैं जो बहुत सिद्ध माने जाते हैं, शायद वही आपकी आखिरी उम्मीद है, वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। तीनों लोग चलते चलते थक चुके थे। गाइड ने कहा, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तभी आर्यन की नजर अचानक एक सांप पर पड़ी और उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। आशीष ने तुरंत आर्यन को संभाला और कहा, डरो मत, हम सब साथ हैं, यह हमें कुछ नहीं करेगा। कुछ ही पलों में सांप झाड़ियों की ओर सरक गया और रास्ता साफ हो गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों फिर से चल पड़े। गाइड उन्हें जंगल के बीचों बीच एक गुफा जैसी जगह तक ले गया जहां सूखी लकड़ियां जल रही थीं। वहां एक तांत्रिक साधु बैठा था जो अपने गंभीर और भयावह रूप में उन्हें घूर रहा था। तांत्रिक ने कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? यह मेरा साधना स्थल है, यहां से चले जाओ। आर्यन कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी और होने वाला बच्चा खतरे में है। गाइड ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, यह आर्यन है, इन्हें आपकी मदद चाहिए। तांत्रिक ने आर्यन को गहरी नजरों से देखा और पूछा, तुमने किसका बुरा किया है? आर्यन बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे नहीं पता यह रूह मेरे पीछे क्यों पड़ी है। बस इतना सुना है कि एक 16-17 साल की लड़की की आत्मा मेरी पत्नी और बच्चे के पीछे लगी हुई है। तांत्रिक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम धर्मशाला के पास योल इलाके के रहने वाले हो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वे जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगे। तांत्रिक ने बताया कि इस जंगल में कई ऐसी शक्तियां हैं
जो इंसान के रास्तों के निशान तक मिटा देती हैं। तांत्रिक ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। जब वे बाहर पहुंचे तो गाड़ी वाला अब भी वहीं खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। आशीष, आर्यन, गाइड और तांत्रिक बाबा सभी जंगल से बाहर आ चुके थे, लेकिन बाहर निकलने के दौरान उन्हें कई अजीब रुकावटों का सामना करना पड़ा, जैसे कोई उन्हें वापस खींचना चाहता हो। आर्यन को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने जल्दी से गाड़ी में बैठकर स्टार्ट किया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, गाइड ने ड्राइवर को आवाज देकर रोक दिया। गाइड ने पूछा, तुम हमें छोड़कर कहां भागने वाले थे? ड्राइवर घबराया हुआ बोला, भैया, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप तांत्रिक बाबा को साथ लेकर जा रहे हो? मुझे इन बाबाओं से डर लगता है, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आशीष ने उसे समझाया, घबराओ मत, हमें बस उसी जगह छोड़ दो जहां से लाए थे। बाबा जी हमारे साथ हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ड्राइवर डरते डरते गाड़ी चलाने लगा और मन ही मन भगवान का नाम लेता रहा। लगभग 3 घंटे के सफर के बाद वे उसी जगह पहुंचे जहां से सुबह निकले थे। गाड़ी से उतरते ही ड्राइवर ने राहत की सांस ली। गाइड वहीं रुक गया और आर्यन, आशीष और तांत्रिक बाबा योल की बस्ती की ओर बढ़ चले। योल पहुंचते ही आर्यन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे यह जगह उसने पहली बार देखी हो। सब कुछ उसे नया नया सा लग रहा था। उसने घबराकर कहा, बाबा जी, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं, मेरा घर शायद दूसरी तरफ है। आशीष को भी लगा कि कहीं वे गलत मोहल्ले में तो नहीं आ गए। तभी बाबा जी ने दोनों को रोकते हुए कहा, रुको, तुम सही जगह पर हो, यही तुम्हारा इलाका है। बस काव्या ने अपनी माया का जाल फैला रखा है ताकि तुम अपने घर को पहचान न सको। आर्यन ने पूछा, बाबा जी, वह ऐसा क्यों करेगी? बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, वह नहीं चाहती कि मैं यहां आऊं। उसे पता है कि मेरे आते ही उसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानती कि मैं उसकी माया को पहचान सकता हूं। आशीष ने हाथ जोड़कर पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? उसी वक्त आर्यन बोला, बाबा जी, काव्या का घर भी दिखाई नहीं दे रहा जिसने हमें आपको लाने भेजा था। बाबा जी ने सामने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मंदिर देख रहे हो, पहले हमें वहीं शरण लेनी होगी। वह पवित्र स्थान है, वहीं से हमें उसकी माया तोड़ने का उपाय मिलेगा। तीनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर छोटा था लेकिन बहुत प्राचीन और सुंदर था। अंदर जाते ही काली माता की भव्य मूर्ति दिखाई दी। आर्यन और आशीष ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। बाबा जी ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे महाकाली, इस परिवार की रक्षा करना और इन्हें शक्ति देना। इसके बाद बाबा जी ने लाल सिंदूर और गंगा जल मिलाकर एक विशेष लेप तैयार किया और चारों ओर छिड़क दिया। जैसे ही वह लेप डाला गया, आर्यन को अपना घर और काव्या का घर साफ दिखाई देने लगा। माया का जाल टूट चुका था। दोनों बिना देर किए काव्या के घर की ओर दौड़ पड़े। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने डोरबेल बजाई। काव्या ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग आ गए, बहुत देर हो गई थी। फिर सने पीछे देखा और बाबा जी को देखकर थोड़ा ठिठक गई। आर्यन ने कहा, यही बाबा जी हैं जिनसे मदद लेने गए थे। काव्या ने तीनों को अंदर बुलाया और बैठने को कहा। काव्या बोली, बाबा जी, आप समझ ही गए होंगे कि हमने आपको क्यों बुलाया है। बाबा जी बोले, इस बच्चे की पत्नी साक्षी और उसके अजन्मे बच्चे पर एक आत्मा का साया है। काव्या ने गंभीर होकर कहा, बाबा जी, यह साधारण आत्मा नहीं, यह पिशाचिनी जैसी शक्ति है। बाबा जी कुछ देर सोचकर बोले, यह पिशाचिनी नहीं बल्कि एक कुंवारी कन्या की आत्मा है जो बच्चे को पाने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा रही है और अमावस्या की रात उसे पूरी ताकत मिलेगी। यह सुनकर आर्यन, आशीष और काव्या तीनों के चेहरे उतर गए। उनके पास सिर्फ 4 दिन थे। बाबा जी के कहने पर घर को शुद्ध करने की तैयारी शुरू हुई। काव्या ने चारों ओर गंगा जल छिड़का। आशीष और आर्यन ने हवन की तैयारी की। बाबा जी ने अपने थैले से कुछ रहस्यमयी वस्तुएं निकाली और एक सुरक्षा घेरा बना दिया। बाबा जी ने सख्ती से कहा, इस घेरे से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हवन शुरू हुआ और मंत्रों की गूंज से माहौल भारी हो गया। जैसे ही आत्मा का नाम लिया गया, साक्षी के शरीर में बेचैनी बढ़ गई।
वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और बोली, चुप हो जाओ, मुझे मत रोको। बाबा जी ने कहा, यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, इसे कमजोर करना जरूरी है। काव्या और बाबा जी ने मिलकर तंत्र मंत्र किए। आर्यन ने घर के पास रखी एक पुरानी मूर्ति देखी जिस पर काला धागा बंधा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरे से आवाज आई, तुम नहीं जानते तुम किससे लड़ रहे हो। आर्यन ने हिम्मत करके कहा, हम किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं जीतने देंगे। धीरे धीरे आत्मा कमजोर होने लगी। अंतिम क्षणों में वह भयानक रूप में सामने आई। आंखों से लाल चमक निकल रही थी, लेकिन बाबा जी और काव्या ने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़े। अंत में आर्यन के मंत्र के साथ वह आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। बाबा जी बोले, अब सब सुरक्षित है। अमावस्या की रात आई और साक्षी ने एक स्वस्थ बच्चे अन्वी को जन्म दिया। बाबा जी ने कहा, यह बच्ची बहुत विशेष है, इसके जीवन में एक अलग ही रोशनी होगी। उस दिन के बाद आर्यन, काव्या और आशीष की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।